जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो आज इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आज तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर करना क्या है, इस चैप्टर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या टाइप की पब्लिक कंपनीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो डियर चैप्टर 2 मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। चैप्टर 2 में हम लोग ने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज के बारे में, प्राइवेट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सब क्या थे, प्राइवेट बिजनेस थे। वो सब क्या थे, प्राइवेट बिजनेस थे, जो कि मैंने आपको चैप्टर 2 में ही पढ़ा दिया। लेकिन डियर आज ये जो लेक्चर है, जो कि चैप्टर 3 है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक कंपनीज के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग ने प्राइवेट बिजनेस के बारे में पढ़ा, लेकिन चैप्टर 3 में हम पब्लिक बिजनेस के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में जानेंगे, लाइक एमएनसी क्या होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, और जॉइंट वेंचर। ये सारी चीजें भी है जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो डियर पब्लिक कंपनीज की मैं बात करूं, सो जी हमारे पास जो पब्लिक बिजनेस होता है, पब्लिक बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जो कि गवर्नमेंट चलाता है। ठीक, मतलब ओवरऑल, जैसे जी गवर्नमेंट कंपनी में कहते हैं कि गवर्नमेंट का तो इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। ओवरऑल ये जो जितने भी पब्लिक बिजनेस है, इसमें गवर्नमेंट का ही हाथ होता है ना। तो डियर ऐसे बिजनेस, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसे बिजनेस जो कि ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज by government company, by government, that is called as public enterprises। उसे हम पब्लिक इंटरप्राइजेस कहते हैं। इंटरप्राइजेस मतलब फर्म, एक तरीके का बिजनेस या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सो ऐसे बिजनेस जो कि पब्लिक ने ओन किया है, मतलब गवर्नमेंट ने ओन किया है, उसे गवर्नमेंट चलाता है, उसे ओवरऑल मैनेज गवर्नमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस कहते हैं। अब जी ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ये कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है हमारे पास, आपकी बुक में दिया गया है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और जो दूसरा है हमारे पास, वो है पब्लिक कॉर्पोरेशन। और जो तीसरा है हमारे पास, वो है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज। तो डियर ये चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली लेक्चर्स में। ठीक, इसके साथ साथ ये तो होगी पब्लिक इंटरप्राइजेस, और इस चैप्टर में ग्लोबल इंटरप्राइजेस और ये प्राइवेट भी क्यों दिया है। ठीक, पब्लिक का तो मैं आपको हिस्सा समझा दिया है ना, पब्लिक का हिस्सा मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्यों दिया है। अब जी यहाँ पर हम लोग ये 3 चीजों के बारे में तो डिस्कस करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर और कुछ चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे और क्या क्या सर चीज, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे P3 के बारे में, मतलब प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस, या फिर इसे हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पब्लिक, या फिर यार गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी, यह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर ये भी क्या होता है। और जो तीसरा है हमारे पास, वो है जॉइंट वेंचर। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले समय। ठीक, तो डियर इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैंने तो आप सभी को पहले एक मीनिंग बता दिया। पब्लिक इंटरप्राइजेस की ऐसे बिजनेस जो कि ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब जी ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक, तो डियर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग अलग टॉपिक्स में एमएनसी, जो कि हम लोग 4th में पढ़ेंगे,
इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एथिक्स। तो हम लोग गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो चलिए अभी हम लोग फटाक से चलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की ओर। ठीक, तो डियर यहाँ पर मैंने पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में लिख दिया है। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक मीनिंग रखी है। ठीक, तो जी ये मीनिंग में एक मिनट यहाँ पर आप क्या कीजिए, हैज नो डाल दीजिए बस। ठीक, तो डियर इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आप सभी को दो चीज बताना चाहता हूँ कि इट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और सेकेंड चीज है कि हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो डियर आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक, तो डियर ये आप सभी को समझना बहुत जरूरी है, आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक, तो डियर देखिए सबसे पहला है, हम लोग जानते हैं कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता क्या है। एग्जिस्टेंस, अब जी कोई कोई बिजनेस में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है और कोई कोई बिजनेस में नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक, तो जी हर बिजनेस, हर टाइप के बिजनेस में कोई बिजनेस आपको मिलेगा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला और कोई मिलेगा आपको नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला। ठीक, तो जी दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है ध्यान से सुनना। ठीक, तो डियर जो भी बिजनेस है अगर उसके अंदर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो जी जो भी इस बिजनेस का ओनर होगा, ठीक, जो भी इस बिजनेस का ओनर होगा, अगर ये फ्यूचर में जाके इसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, मर गया, तो इस केस में भी इसका बिजनेस जो है वो क्या रन करता रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है एक बिजनेस का जहां पर वो ये बताता है कि अगर कोई भी बिजनेस जिसके अंदर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो उस बिजनेस का अगर ओनर एक्सपायर हो गया, मर भी गया, तो उस केस में भी उसका बिजनेस जो है कंटिन्यू आगे चलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनीज होती है, राइट। अभी मैं आपको मेन जो बेसिक इस पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है वो है एप्पल का एग्जांपल। एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, सभी जानते हैं। ठीक, तो जी जो उसकी जो मेन सीईओ है, मेन एंटरप्रेन्योर है, वो क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। ठीक, तो उस केस में भी उनका बिजनेस अभी भी चल ही रहा है, राइट, एप्पल अभी भी चल ही रही है। ठीक, तो ऐसे बिजनेस जहां पर ऐसे बिजनेस जो अपने ओनर के मरने के बावजूद भी चलते रहते हैं उसे हम सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहते हैं। अब जी नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ये तो जस्ट अपोजिट है इसका। इसका क्या है डियर, जस्ट अपोजिट है। ठीक, इसका क्या डियर, जस्ट अपोजिट है। अब जी ऐसे बिजनेस जिनका ओनर अगर एक्सपायर हो गया, मर गया, तो इस केस में क्या होगा डियर, अगर उसका ओनर मर गया तो उसका जो बिजनेस है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जी ऐसी चीज को हम कहते हैं नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, राइट। आप सभी को होप करता हूं समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। अब जी फटाक से एक बार मीनिंग को जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पहला गुरु मंत्र तो बताया, ये वाला पहला सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब जी ये क्या होता है, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। जी देखिए ये फॉर एग्जाम्पल ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है ये क्या होता है डियर, गवर्नमेंट का एक पार्टी होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक, अब जी फॉर एग्जाम्पल कीजिए जैसे आपकी बॉडी का ही ले लीजिए, आपके पास हाथ है, ठीक, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, तो वो क्या है, एक तरीके के पार्ट्स है। हर पार्ट का बहुत महत्व है, राइट, हर पार्ट एक अपने ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ठीक, हाथ, पैर, हर चीज। तो डियर वो आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपके पार्ट्स है। ठीक है, सेम चीज क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी क्या रहता है, गवर्नमेंट का एक तरीके का पार्ट होता है। ठीक, तो डियर अब इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, एक तरीके का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का एक तरीके का पार्ट है। ठीक, विच हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये वाला केस। ठीक, एंड
फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो डियर यहाँ पर बेसिकली यही चीज बताई गई है कि ऐसा गवर्नमेंट, ये एक ऐसा गवर्नमेंट इंटरप्राइज है जहां पर वो एक तरीके का गवर्नमेंट का ही पार्ट है, जिसमें नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, और ये क्या होता है, एक तरीके के गवर्नमेंट के अंदर ही परफॉर्म करता है। ठीक, तो जी ऐसे ऐसे टाइप की बिजनेस को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो जी आप सभी को मेन कंसेप्ट जो है समझ में आ गया। अब जी यहाँ पर और एक चीज मुझे बताना है, जैसे एग्जांपल आपको कभी कभी पूछ ले एग्जाम्स में कि बताइए कि रेलवे ऐसे कौन से पब्लिक इंटरप्राइज में आता है। ठीक, तो आप क्या बताएंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए रेलवे, डिफेंस, एक पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, ये सारी चीजें कहाँ पर आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आती है। और एक बार कहिए, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, और चौथा है डिफेंस। तो ये सारी चीजें आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया। अब जी यहाँ पर एग्जाम्स में कभी कभी और एक चीज पूछा जाता है कि ऐसा बिजनेस इंटरप्राइजेस पब्लिक, ये अभी हमें क्या पढ़ रहे हैं, ये तीन चीजें हमें पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। सो डियर ये सब गवर्नमेंट का ही एक तरीके का पूरा पार्ट है, पब्लिक पार्ट है। ठीक, तो डियर आपको एग्जाम्स में कभी कभी यही पूछ सकता है कि ऐसा बिजनेस आइडेंटिफाई करके बताइए जो एक तरीके का डिपार्टमेंट का, एक तरीके का गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। तो आपको क्या बता रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा पब्लिक इंटरप्राइजेस है जहां पर नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो आप क्या करेंगे, इजिली आइडेंटिफाई कर लेना, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। ठीक, तो ये तो हो गया डियर क्वेश्चंस। ठीक, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि इसका फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक, चलिए तो डियर यहाँ पर देखिए, ये है फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डियर मुझसे कभी कभी कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इतने सारे पॉइंट्स को रटना कैसे है, कैसे पॉसिबल, हम कैसे रटे। तो डियर इसका आंसर बहुत इजी है। आपको हर चीज को क्या करना है, स्टोरी बेस करके करना है। ठीक, जैसे अभी आपको मैं पूरा ये फीचर्स, मेरिट, एडवांटेज समझाता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आपको इसे कैसे पढ़ना है। राइट, तो डियर सबसे पहले जानते हैं फीचर्स। तो जी ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है जिसके बारे में आज का लेक्चर है, तो जी ये क्या होता है, गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल इसमें रहता है। ठीक, रेलवेज, ठीक रेलवेज, ये सारी चीजें। ठीक, जैसे अब डियर रेलवे, क्या कभी सुना है आपने प्राइवेट रेलवेज करके? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये रेलवेज जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट के ही हाथ में है। ठीक, तो ये क्या है, ओवरऑल कंट्रोल है। अब जी नो सेपरेट आइडेंटिटी, मैंने आपको अभी बता दिया है ना। अब जी अगला है हमारे पास फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। अब जी देखिए, आप सब फॉर एग्जांपल आप सभी ने अपनी लाइफ में सुना होगा कि हम सब कहते हैं कि मतलब अगर कुछ भी नया, फॉर एग्जांपल कीजिए हम लोग को नया मोबाइल खरीदने जाना है। ठीक, तो आपकी मम्मी क्या कहती है, बेटा तुझे तो 20,000 के अंदर ही मोबाइल खरीदना है। ठीक, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 20,000 के अंदर का ही मोबाइल खरीदना है। तो आप जैसी शॉप में जाएंगे, तो आपको जो मोबाइल की शॉप में जाएंगे, तो आपको जो मोबाइल बेचने वाला है, एक वो सेलर, वो आपको क्या कहेगा कि आप पहले अपना बजट बताइए कि आपका बजट कितना है, आप कितने तक का खरीद सकते हैं। राइट, तो डियर ऐसी गवर्नमेंट का भी क्या रहता है, एक बजट रहता है। गवर्नमेंट का भी क्या रहता है, एक बजट रहता है। गवर्नमेंट अपना एक बजट बनाती है जहां पर वो ये डिसाइड करती है कि उसको कहां कहां कितना पैसा खर्चा करना है। जैसे आपके पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ 20,000 रुपए है, तो वो आपके लिए बजट है, वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आप उसे कैसे खर्चा करें। आपको 15,000 का खरीदना है, 18,000 का मोबाइल खरीदना है, 10,000 का खरीदना है, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो आपका बजट है। अब आपका बजट है, तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपके ऊपर है कि आप अपना बजट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सेम चीज डियर ये गवर्नमेंट में भी ऐसी होता है। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपना बजट बनाती है। अब वो बजट में ये डिसाइड करती है कि हमें एम्प्लॉयमेंट, स्कूल में कितना पैसा खर्चा करना है, ये सारी चीजें। तो वो ये सारी चीजें क्या करती है, यहाँ पर डिसाइड करती है। तो जी ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, इनको क्या मिलता है, पैसा। मतलब जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, इनको कभी कभी पैसा मिलता है। अब जी ये पैसा कहां से मिलता है, ये गवर्नमेंट का जो बजट है, एक वहीं से मिलता है ना। अब जी जो अगला है, रेवेन्यू डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी। अब जी इसको भी ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू का मतलब आप सभी एक बार जान लीजिए। रेवेन्यू डियर, जैसे आपके फादर कहीं काम करते होंगे, सो वो क्या करते होंगे, पर मंथ उनको सैलरी मिलती होगी, है ना। तो जी फॉर सपोज कीजिए उनको 20,000 सैलरी पर मंथ मिलती है, तो वो आपके पापा के लिए क्या है, सैलरी है। तो सेम चीज डियर एक बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस को भी एक सैलरी मिलता है, एक इनकम मिलता है, वो साल भर की रहती है। जैसे आपके फादर को पर मंथ मिलता है ना सैलरी, तो वैसे बिजनेस को पूरे साल भर का एक रेवेन्यू मिलता है। ठीक, मतलब एक साल भर का एक बिजनेस को पूरा इनकम मिलता है। जैसे फादर की इनकम पर मंथ क्या है,
20,000, वैसे बिजनेस की भी हर साल की कुछ इनकम होती है और उस इनकम को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो डियर जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में रेलवे आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, तो ये सारी चीजें का जो भी पैसा आता है, ठीक, जो भी ये सब जनरेट होता है, तो ये सीधा कहाँ होता है डियर? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। ट्रेजरी मतलब जहां पर गवर्नमेंट का लॉकर होगा, जहां पर गवर्नमेंट अपना पैसा डिपॉजिट करती होगी। ये सारा जो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आया है, जहां पर आप रेलवे में पैसे देते हो ना, कहीं जाना होता है या फिर कुछ टिकट विकेट, तो वो सब क्या होता है? वो सब पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अब जी स्टाफ, अब जी स्टाफ मतलब पीपल, उनके पास कौन कौन से एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज कौन कौन से काम करते हैं। तो जी जो भी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट। जितने भी एम्प्लॉयज ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, इन सभी एम्प्लॉयज को हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। और इन्हें डियर सिविल सर्वेंट का कोड फॉलो करना पड़ता है। मतलब सिविल सर्वेंट, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट करके बनाया है, ठीक, एक मतलब रूल बनाया है। सो वो रूल्स को क्या करना पड़ता है? स्टाफ को फॉलो करना पड़ता है, जहां पर ये लिखा रहता है कि इनको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी चीजें। अब जी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है डियर आंसरेबल। अब जी अगर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम आई, ठीक, रेलवे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या डिफेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा डियर? गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा, ठीक। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। अब जी लीगल केस, अब जी लीगल केस का यहाँ पर डियर ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप क्या कर सकते हो? रेलवे या किसी में भी डिफेंस डिफेंस, तो आप क्या कर सकते हो? इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो, राइट। अब जी मेरिट की बात करते हैं। अब जी जैसा कि ये तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी यार? उससे तो कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज करना नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इजी फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब उसको जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को बनाना बहुत इजी है, क्योंकि वो एक तरीके का गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अब मैंने आपको बताया अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं। सेम चीज है, यहाँ पर मैंने लिखा है सेम चीज है, राइट। अब जी पब्लिक रेवेन्यू, अब जी देखिए पब्लिक रेवेन्यू जो होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? आप सभी के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी निकालती रहती है। वो तो शायद अंदर की बात है, आप सभी को पता है, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो गवर्नमेंट उसका मतलब आपको बेनिफिट देगी, राइट। अब जी यहाँ पर क्या रहता है? सिक्रेसी रहती है, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहता है। अभी इससे आपको कैसे समझाऊं? मतलब जो भी बात होती है यहाँ पर, ठीक है, रेलवे में अभी हम लोग को क्या करना है, क्या क्या मतलब जितना भी प्रोजेक्ट होगा या कुछ भी होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, तो वो क्या रहता है? सीक्रेट रहता है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही पता रहता है। अब जी डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज, अब जी तो डियर डीमेरिट्स मतलब है अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की हम लोग क्या करेंगे? उसके डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है डियर? इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 10 बार आके आपको पूछेगी, ठीक। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, टॉप ऑफिसर्स होंगे, वो आपसे 10 बार पूछेंगे कि बताइए क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, आप ऐसा काम कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। तो क्या रहती है यहाँ पर? इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब जी लैक ऑफ मोटिवेशन, अब जी लैक ऑफ मोटिवेशन डियर बड़े ध्यान से सुनना। अब जी लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब है, आप सभी जानते हैं कि एक बार गवर्नमेंट में आपको नौकरी लग गई तो आप काम करो या फिर ना करो, आपको पेमेंट मिलनी है। तो जी कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो रहते हैं तो वो सोचते हैं यार हट यार, छोड़ काम नहीं करते यार, छोड़ आराम से करते हैं यार, धीरे धीरे करते हैं, जितना टाइम आपको जितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उतना करते नहीं हो, बोलते हो ठीक है यार चलो बाद में करेंगे, बाद में करके। तो जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं यहाँ पर वो क्या रहते हैं? आराम से रहते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि बहुत फायदा रहता है कि कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, पेमेंट पढ़ाओ या फिर ना भी, मतलब जितने भी आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स कभी कभी ऐसी बैठी रहती है, पढ़ाती बहुत कम है क्योंकि पेमेंट मिलनी है ना। तो क्या रहता है? जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास इंकरेज नहीं रहता है कि यार हट यार और काम करते हैं और अपनी फर्म को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन रहता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है काम करो या ना करो पैसा तो मिलना ही है। तो क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। अब जो थर्ड है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब जी मैंने आपको बताया कि जितना भी पैसा कलेक्ट होता है रेलवे वेलवे, जितना जहां से भी पैसा आता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट के पास जाता है ना। तो डियर इस पॉइंट में ये कह रहा है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब जी आपने अपना बिजनेस खोला, आपने अपना खुद का बिजनेस खोला, तो आप क्या रहेंगे? उसके मालिक होंगे, और जी जितना भी आपके बिजनेस से प्रॉफिट कमाया आप क्या करोगे? अपने हिसाब से उसे खर्चा करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रेलवे के पास ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो कमाती जरूर है लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है? पूरा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो जी लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है। अब जी यहाँ पर रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, अब जी इसका मतलब होता है, अब जी आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट में अगर कुछ भी ऑर्डर फॉलो मतलब कुछ भी ऑर्डर आता है, कुछ भी नई पॉलिसी बन जाए तो क्या होता है?
बहुत सारे लोग रहते हैं गवर्नमेंट में कि बोलते हैं हाँ यार ये इस पॉलिसी को तुम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए, पब्लिक के लिए बहुत फायदा होगा। कुछ बोलेंगे नहीं यार इस पॉलिसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये घाटा भी देगा। तो ऐसी इसी चक्कर में डियर क्या हो जाता है, हमेशा क्या होता है, जितना भी डिसीजन होता है उसमें डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक पब्लिक कोऑपरेशन के बारे में। ठीक, लेकिन मुझे हमेशा मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन कि सर ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है तो यहाँ पर तो सारी चीजें पब्लिक की है, राइट? मतलब सारी चीजें गवर्नमेंट की है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी, पब्लिक ऑपरेशन भी, गवर्नमेंट कंपनीज भी, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट की है। तो वो मुझे ये पूछते हैं कि हमें कहते हैं फीचर्स में कि इन सभी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि डियर जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है, ठीक, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिलेगा, इसलिए 3 स्टार मैंने मार दिया। लेकिन पब्लिक ऑपरेशन में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, ठीक, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको 2 स्टार मार्क किया है। और जी जो गवर्नमेंट कंपनीज है यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और कम हो जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको 1 स्टार मारा है। ठीक, वैसा तो पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ही हो गया। सो डियर ये सारी चीजें में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंटल में ज्यादा मिलेगा सबसे, पब्लिक ऑपरेशन में डिपार्टमेंटल से कम मिलेगा, और गवर्नमेंट कंपनीज में और भी कम हो जाएगा। ठीक, तो डियर ये मुद्दा था मेन चीज। अब जी मुझे आज तो आपको पब्लिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ाना है, तो चलिए मैं आप सभी को अभी पब्लिक ऑपरेशन के बारे में बताता हूं। तो डियर पब्लिक ऑपरेशन को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। ठीक, तो जी ये जो पब्लिक ऑपरेशन है ये भी क्या है, पब्लिक इंटरप्राइजेस ही है। ठीक, अब जी ये भी क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट पूरे पब्लिक ऑपरेशन को बोल देती है कि हम गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल था, मैंने आपको पिछली बार में पढ़ाया था। लेकिन यहाँ इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी पब्लिक ऑपरेशन में, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक ऑपरेशन को एक रूल बना के दे देती है। एक जहां पर पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को लिख कर पब्लिक ऑपरेशन को दे देती है। और गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जो हम लोगों ने लिख कर पूरा दिया है, आपको पूरा लिस्ट बना के दिया है, उसी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करके पब्लिक ऑपरेशन को चलाना है। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पब्लिक ऑपरेशन। अब जी पब्लिक ऑपरेशन इजी है, सबसे माइनर, जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इनको बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं, एक एक्ट बना के दे देती है, और उस एक्ट के अनुसार ही पब्लिक ऑपरेशन को क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है पब्लिक ऑपरेशन को। अब जी अब इसकी मीनिंग में मेन जानते हैं। ठीक, तो डियर मीनिंग को बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जैसा कि यहाँ पर मैंने एक लाइन मार दिया है, ऑफ पार्लियामेंट और फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, और जी ये जो 3 पॉइंट। ठीक, अब जी यहाँ पर आप सभी को फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आप सभी को सेकंड नंबर, और यहाँ पर आप सभी को थर्ड मार्क करना है। अब जी ध्यान से सुनना, कोऑपरेशन, पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक, पब्लिक ऑपरेशन फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अ सेंट्रल और द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें क्या करती है, इनको एक स्पेशल एक्ट बना के दे देती है, और बोलती है कि तुम्हें इस एक्ट के अनुसार ही चलना है। तुम्हें क्या करना है, इस एक्ट के अनुसार ही चलना है। जो हम लिख के देंगे कैसे चलना है, क्या आपको फॉलो करना है कंडीशन, उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक, तो यहाँ पर सीधी सी बात मैंने यही कही है। अब जी फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, अब जी ये पब्लिक ऑपरेशन को पैसा गवर्नमेंट देती है। कहीं भी पब्लिक ऑपरेशन को पैसे की कमी पड़ गई तो पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड में फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। अब जी थर्ड, अब जी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इनको एक्ट देती है। सो जी अब इस एक्ट में इनकी पावर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनके लिमिटेशन, मतलब पब्लिक ऑपरेशन की पावर क्या होगी, ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या होगा। अब जी इनका पब्लिक ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा पब्लिक वेलफेयर होता है। ठीक, पब्लिक वेलफेयर होता है। अब जी यहां भी आप काम कीजिए, इसे भी आप 4th नंबर मार्क कर दीजिए। ठीक, तो जी इस एक्ट में क्या रहता है, पब्लिक ऑपरेशन का पावर रहता है, इनका ऑब्जेक्टिव डिसाइड रहता है, और इनकी लिमिटेशन कि इनको क्या क्या चीज नहीं करनी है। ठीक, तो जी ये हो गया पब्लिक ऑपरेशन का बेसिक चीज, मैंने जो आपको अभी बता दिया।
अब जी यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों मार्क किया 1 2 3 4। अब जी ये जो वर्ड फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट और एक्ट पावर ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन और पब्लिक वेलफेयर, ये 4 पॉइंट आपको इसके फीचर्स में भी मिलेंगे। ठीक, तो जैसा मैंने फीचर्स में आपको बताया कि देखिए फॉर्म बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट मार्क किया था उसका मैंने यहाँ लिखा है। फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था। पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन आर डिफाइंड इन एक्ट, ठीक, जैसा कि थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया एक्ट में उसके पूरे पावर ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस डिसाइड रहता है। और जो फोर्थ इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पब्लिक वेलफेयर। सेम चीज फोर्थ में मैंने क्या लिखा है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पब्लिक वेलफेयर, राइट। अब जी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसका मतलब क्या होता है। मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जो भी बिजनेस में दी कोई भी बिजनेस होता है तो वहां पर एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और सेकंड होता है नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो जी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जहां पर मतलब जो भी बिजनेस में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी तो उस बिजनेस का अगर ओनर का डेथ भी हो गया, मर भी गया, तो उस केस में भी उसका जो बिजनेस होगा क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। और सेकंड चीज है नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब जी जिस भी बिजनेस में नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है तो उस बिजनेस का अगर ओनर मर गया तो उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो जी यहाँ पे क्या होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब इसका ओनर भी मर गया या फिर कुछ भी हो गया तब भी ये क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अब जी इसका स्टाफ, अब जी अब जी आप सभी को मुझे एक चीज बतानी थी जो मुझे पहले शायद बता देना था कि जितने भी ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन रहते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब जी जैसे यहाँ पर इंडियन रेलवे आ जाएगा, एयर इंडिया आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है डियर, पब्लिक कॉर्पोरेशन में आ जाती है। ठीक, तो डियर आप सभी ने जैसा जानते ही होंगे कि स्टाफ, अब जी ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन कि जितने भी इंप्लॉइज रहता है तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या करती है, खुद से बुलाती है, खुद उनको लेती है, कि खुद उनका इंटरव्यू लेती है और खुद उनको एम्प्लॉय करती है। ठीक, और जी अपने मर्जी से, अब जी जैसी जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है तो ये क्या करती है, इनकी पेमेंट, जितने भी इंप्लॉइज रहेंगे उनकी पेमेंट क्या होगी, ये सारी चीजें क्या करते हैं, खुद ही डिसाइड करती है। तो ये सारी चीजें स्टाफ में आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी, अब जी गवर्नमेंट ही पैसा देती है ना, गवर्नमेंट ही पैसा देती है। अब जी आप ही मुझे बताइए कि आपने एक बिजनेस चालू किया लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या किया, एक बंदे को बोला कि बेटा मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ बिजनेस चलाने के लिए, तू चला। ठीक, तो आप क्या करोगे, उस बंदे से हमेशा पूछते ही रहोगे ना कि यार अब मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है। तो डियर सेम चीज यहाँ भी होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जितना भी जो पब्लिक ऑपरेशन को पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उससे पूछता रहता है कि क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है करके पब्लिक ऑपरेशन। ठीक, तो क्या होता है ये पब्लिक ऑपरेशन को अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इजी भाषा में आंसरेबल। ठीक, तो पब्लिक ऑपरेशन को गवर्नमेंट को आंसरेबल करना पड़ता है कि क्या कंडीशन है पब्लिक ऑपरेशन की, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे पैसा लगाया तो गवर्नमेंट का बट ऑब्वियस है यार, गवर्नमेंट पूछेगी ही कि कैसा हालचाल है पब्लिक ऑपरेशन का, राइट। अब जी अब हमारे पास है मेरिट। अब जी मेरिट मतलब होता है मेरिट, पहला मेरिट मतलब एडवांटेज। अब जी पहला जो मेरिट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब जी इसका मतलब क्या होता है कि डियर जितना भी पैसा इन्हों जनरेट करते हैं, ठीक, जैसे एयर इंडिया से पैसा आ गया तो ये सब क्या रहता है, अब ये पब्लिक ऑपरेशन के ऊपर ही रहता है कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना है। ठीक, वो पैसा उनके हाथ पे रहता है कि वो जितना भी प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को, वो जितना भी सरप्लस आया है उस सरप्लस को हम लोग को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ पर रखना है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें इनके हाथ में रहता है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऑटोनॉमी नहीं रहती क्योंकि पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट में देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब जी क्विक डिसीजन, अब जी कुछ भी हो गया, ठीक, एयर इंडिया में कुछ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से क्या कर देंगे, कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, है ना। तो जी यहाँ पर इसका मतलब यही है। अब जी ऑब्जेक्टिव मैंने आप सभी को बताया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जो ये वाले पॉइंट है पब्लिक वेलफेयर। अब जी एफिशिएंट स्टाफ, अब जी जो भी पब्लिक ऑपरेशन के स्टाफ रहते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, टेक्निकली रहते हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो सब हैंडल कर लेते हैं क्योंकि वो पूरे स्टाफ क्या रहते हैं, एफिशिएंट स्टाफ रहते हैं। अब जी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब जी इनको चलाता कौन है, पब्लिक ऑपरेशन को अब चलाता कौन है, ठीक, गवर्नमेंट तो चलाती नहीं, तो जी इन्हें कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डियर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहता है, तो ये क्या करते हैं, ये पब्लिक ऑपरेशन को संभालते हैं। ठीक, तो जी प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आपको पूछेगा तो कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे क्या करते हैं, चलाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही मतलब एक्सपर्ट टाइप के रहते हैं, दैट्स वाई। अब जी इसका डीमेरिट, डिसएडवांटेज क्या होता है, अब जी ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, जैसा कि मैंने बताया कि यार पब्लिक इंटरप्राइजेस का ही पार्ट है, तो बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी,
इंटरफेरेंस करेगी, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, दखल अंदाजी करेगी, मतलब जितना भी कुछ भी पॉलिसी बन रहा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें आएगी और बोलेगी कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, करो ऐसा करो वैसा मत करो। तो यही चीज होता है। तो डियर यहाँ पर ऑटोनॉमी ऑन पेपर का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट जितना भी बोलती है कि हम ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तब भी वो क्या करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, कॉर्पोरेशन में जाकर दखल अंदाजी करती है और पूरा उसका जो भी एक्टिविटी है उसको पूरा बिगाड़ देती है। राइट। तो जी ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली का मतलब यही होता है। अब जी लैक ऑफ मोटिवेशन। अब जी आप सभी जानते हैं कि आप सभी अगर एयर इंडिया में चले गए, राइट, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैंक में चले गए या फिर कुछ भी हो जाएगा, तो वहां पर क्या रहता है, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है। क्योंकि आप सभी को पता है यार कि गवर्नमेंट के फील्ड में एक बार घुस गए, ठीक, तो आपका क्या है, लाइफ आराम से है। मतलब आप काम करो या फिर ना करो तो आपको पैसा मिलना ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस, 80% ऑफ द केसेस में। ठीक। तो डियर जहां मतलब जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं यहाँ, पब्लिक ऑपरेशन के भी रहते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं, क्या छोड़ो यार, क्या काम करते हैं, ज्यादा काम करो या ना करो, पैसा तो मिलना ही है ना। तो डियर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। लेकिन वहीं पर प्राइवेट कंपनीज, अगर आप प्राइवेट कंपनीज में जाकर देखेंगे तो वहां पर क्या रहता है, एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, वो डायरेक्ट आपको फायर कर देंगे, हटा देंगे, बोलेंगे भाई तू जा, काम नहीं करना है, जाके अपने घर पे काम कर, हमारी कंपनी में मत आ। ठीक है, डायरेक्ट भगा देंगे। तो ऐसे इंप्लॉयज भी क्या रहते हैं, डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा काम फटाफट कर देते हैं। तो वहां पर क्या रहता है, मोटिवेशन रहता है। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन नहीं रहता है। रिजिड स्ट्रक्चर। अब जी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको एक्ट बना के देती है जहां पर इनके पावर, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन डिसाइड रहता है। अब जी पब्लिक ऑपरेशन को इनके हिसाब से ही चलना है। तो क्या कर सकती है, पब्लिक ऑपरेशन को कुछ लगा, अरे यार नहीं, हमें कुछ और एडिशनल करना चाहिए जिससे हमारी कॉर्पोरेशन को अभी फायदा होगा, तो वो क्या कर सकती है, कर नहीं सकती, क्योंकि उनको क्या करना है, उस एक्ट के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर क्या रहता है, रिजिड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक। तो डियर यही चीज थी जो मुझे बतानी थी आप सभी को। कंपनी के बारे में जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए अब जी जो हमारे पास पहला है वो है गवर्नमेंट कंपनीज, है ना, गवर्नमेंट कंपनीज। तो डियर एक चीज आप सभी ध्यान से सुनिए कि कंपनी जो भी कंपनी में चले जाइए, अगर वहां पर 51% ऑफ शेयर्स अगर गवर्नमेंट का होगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और एक बार सुनना, जहां जो भी कंपनी जहां पर 51% गवर्नमेंट का शेयर होगा तो वो क्या होगी, गवर्नमेंट की कंपनी कहलाएगी। ठीक। तो डियर सेम चीज मैंने यहां भी लिखी है, 51% ऑफ पेड अप शेयर हेल्ड पार्शली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। तो डियर गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर 51% ऑफ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक। तो डियर आप सभी को समझ में आ गया गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है। ठीक। तो डियर यहाँ पर मुझे आप सभी को और एक चीज बतानी है कि एग्जाम्स में डियर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। ठीक। ज्यादा इस टॉपिक्स में पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेस बताइए। देखिए अब आपके पास ऑप्शन तीन ही है, ये अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि पब्लिक इंटरप्राइजेस को बताए तो आपके पास तीन ही ऑप्शन रहेंगे। ठीक। तो आपको ये तीन ऑप्शन में ही आइडेंटिफाई करना है कि आंसर क्या है। अब जी आपको पूछ दिया कि ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेस बताइए जहां पर 51 शेयर्स जो रहता है वो गवर्नमेंट का हेल्ड होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर लिया, यार 51% तो एक ही टॉपिक का है, वो है गवर्नमेंट कंपनी। लो जी, हो गया सॉल्यूशन। राइट। तो डियर ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब जी सेकेंड पॉइंट, अब जी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब जी जो भी गवर्नमेंट कंपनी पैसा लगाती है, इजी भाषा में बता रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, अब ये शेयर्स एक तरीके का पैसे से रिलेटेड है। तो ऐसा समझ सकते हैं आप 51% ऑफ शेयर, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता शेयर के बारे में, तो आप एक इजी लैंग्वेज में आप ये जान सकते हैं कि शेयर मतलब एक तरीके का पैसे का लेन देन। तो जिस जहां पर 51% जो पैसे का लेन देन जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में गवर्नमेंट का रहता है, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। राइट। तो जी जो भी पैसा का लेन देन जितना भी होता है, जितना भी गवर्नमेंट लगाती है कंपनी में पैसा, अगर 51% होगा तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। राइट। तो जी जो 51 जो शेयर रहता है जो गवर्नमेंट लगाती है, वो क्या रहती है, प्रेसिडेंट के नाम पे रहती है। ठीक। तो जी आपको एग्जाम से कभी कभी ये भी पूछ देगा कि आइडेंटिफाई कीजिए पब्लिक इंटरप्राइजेज जहां पर प्रेसिडेंट के नाम पे हम शेयर्स को पे करते हैं। ठीक। 51 मेजोरिटी में, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, अरे यार गवर्नमेंट की कंपनी और कौन सी होगी। ठीक। अब जी जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो है रन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब जी जो गवर्नमेंट कंपनीज रहती है, ये क्या रहती है, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1950 के हिसाब से चलती है। ठीक। तो आपको एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है कि ऐसा पब्लिक इंटरप्राइजेस बताइए जो कंपनी प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से चले, तो आप ये भी क्या कर सकते हो, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जी ये तीन चीजों में मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम्स में क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तीन चीज जो है बहुत मेन है, फर्स्ट, सेकेंड
एंड थर्ड, राइट। अब जी गवर्नमेंट कंपनीज के हम एडवांटेज फीचर्स जितने भी है उसके बारे में जानते हैं, चलिए। ठीक, तो जी सबसे पहले जानते हैं ना फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन। अब जी इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एक्ट के दौरान होता है। अब जी ये एक्ट क्या है, यही जो मैंने आपको अभी बताया कि रन प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956। 1956 के अकॉर्डिंग क्या होता है डियर, ये चलता है ना। तो डियर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में भी आपको यही लिखना है कि 1956 प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के अनुसार क्या होता है, चलता है। अब जी ओनरशिप मैंने आपको बता दिया 51% क्या रहता है, जो शेयर रहता है वो क्या रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, राइट। और जी आप यहाँ पर ये भी चीज बता सकते हैं ओनरशिप में कि जी जो भी पैसा लगता है वो क्या रहता है, प्रेसिडेंट के नाम पे रहता है। तो जी अब ये ओनरशिप में क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी। अब जी मैनेजमेंट, अब जी यहाँ पर मैनेजमेंट, अब जी गवर्नमेंट कंपनी नाम से ही पता चला कंपनी मतलब एक तरीके का बहुत बड़ा ही काम है। तो जी कंपनीज में हमेशा आप देखेंगे तो वहां पर क्या रहता है, जो स्टाफ रहता है वो बहुत इंटेलिजेंट टाइप का रहता है। इंटेलिजेंट टाइप का मतलब बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट रहता है, बहुत एक्सपीरियंस टाइप के रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं ठीक कंपनीज में, जो कि बहुत अच्छे से कंपनी को चलाते हैं, राइट। अब जी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आपको पहली दो लेक्चर से ही बता रहा हूँ। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब अगर जिस भी बिजनेस में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है तो वो बिजनेस का अगर ओनर एक्सपायर हो गया, मर भी गया, तो उस केस में जो बिजनेस है उसका वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो डियर सेम चीज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी यहाँ पर रहती है। अब जी जो हमारे पास फिफ्थ है वो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब जी आप सभी को याद होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, पब्लिक ऑपरेशन का पैसा इनके पास ही रहता है, और गवर्नमेंट कंपनीज का भी पैसा इनके पास खुद रहता है। अब जी जैसे मैंने आपको पिछली बार में भी एग्जांपल समझाया था कि जी जैसे आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे, हाँ जैसे ध्यान से सुनना कि अगर आपने एक बिजनेस चालू किया, अपना एक बिजनेस, ठीक, तो आपका बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो कि प्रॉफिट क्या होगा, आपके पास जाएगा। अब जी आप क्या कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से जहां भी खर्चा करना है आप वो कर सकते हो। तो सेम चीज डियर गवर्नमेंट कंपनीज में भी होता है। गवर्नमेंट कंपनी का भी जितना भी प्रॉफिट होता है तो वो क्या होती है, अपने इसमें ही बांट लेते हैं, फिर कुछ भी कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो पूरा पैसा इनके पास ही रहता है। अब जी स्टाफ, जैसा कि मैंने बताया कि जिस सेम चीज है, स्टाफ भी क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है। तो ये सारी चीजें स्टाफ में आ जाएगी। अब अकाउंटेबिलिटी, अब जी अकाउंटेबिलिटी, अब जी मैंने आप सभी को बताया कि गवर्नमेंट ही वो देखती है, ठीक, ये तीनों चीजें गवर्नमेंट ही देखती है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंटरफेयर करती है, इसमें कम करती है, इसमें और भी कम करती है, लेकिन गवर्नमेंट करती है, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट करती है। तो डियर सेम चीज यहाँ भी रहता है। अब जी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट को शो करना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया, इतना नहीं किया, अगर लॉस हो गया तो हमारा लॉस इधर से हो गया, तो ये सारी रिपोर्ट क्या करनी पड़ती है, पार्लियामेंट में बतानी पड़ती है। अब जी एडवांटेज, अब जी फाइनेंशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया यही चीज है, ठीक। अब जी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का जितना भी सरप्लस या फिर आप प्रॉफिट समझ सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या रहती है, गवर्नमेंट के पास चले जाती है। लेकिन इनके पास हक रहता है कि इनका जितना भी सरप्लस है, जितना भी प्रॉफिट है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे खर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे एडवांटेज पे लिया है। अब जी अगला है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अभी कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी चीज आया, तो ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी इजिली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीजिए कि गवर्नमेंट कंपनीज अगर एयर इंडिया में, एयर इंडिया नहीं कहेंगे, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, एयर इंडिया तो पब्लिक ऑपरेशन में आ जाएगा, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, कंपनी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारी क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज है। तो जी अगर इस यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो ये क्या कर देंगे, इजिली चेंज कर देंगे। स्टाफ मैंने अभी बताया, स्टाफ क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक। अब जी ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कहते हैं कि गवर्नमेंट की हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन तभी वो क्या करते हैं, करते हैं, वो भी क्या करते हैं, करते हैं। कहती है गवर्नमेंट कि हम नहीं करेंगे, लेकिन तब भी वो क्या करती है, वहां पर इंटरफेरेंस करती है, ठीक। अब जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैंने अभी बताया, तो डियर दोनों ही पॉइंट एक तरीके का सेम होता है, ठीक। तो डियर ज्यादा कुछ डाउट तो है नहीं, हो ही गया डियर। इसके हिसाब से आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन एग्जाम्स में यही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट से ही आएगा, राइट। अब जी मुझे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इतने सारे पॉइंट्स को रटे कैसे। अब जी रटना नहीं है, अपना दिमाग को क्या करना है, बस खोलना है। अभी आप सभी को याद हो गया होगा कि भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में तो डायरेक्ट पूरा पैसा गवर्नमेंट में ही जाता है, पब्लिक ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता, वो एक्ट के हिसाब से चलता है, गवर्नमेंट में 51 शेयर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, जो आपके जो माइंड के एकदम सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो गया होगा, चल गया होगा, ठीक, मतलब स्टोर हो गया होगा। तो आप एग्जाम से भी अगर एक बार मेरी और एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, ज्यादा इतना कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, आपके सभी के लिए बहुत काफी है।
चलो ये टॉपिक डियर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके सो डियर चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, आखिर इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, देखिए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सभी को एक पर्पस बताऊंगा इस टॉपिक को पढ़ाने का। आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक, तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप बाहर के भी हो सकते हैं ये लेक्चर्स देख रहे होंगे, सो मुझे वो सब नहीं पता, बट इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो उस समय डियर क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर ली थी, पूरे नेशन को, मतलब आप कह सकते हैं पूरे नेशन में अपना कंट्रोल जमा ली थी, राइट। तो उस समय डियर क्या हो गया था कि जैसी गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट क्या करने लगी, गवर्नमेंट कंपनीज, राइट, गवर्नमेंट कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स और भी सारी गवर्नमेंट की जितने भी सेक्टर्स है, वो हर गवर्नमेंट सेक्टर्स को गवर्नमेंट क्या करने लगी, सपोर्ट करने लगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर को तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, लेकिन डियर कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज जो थी, कोई कोई प्राइवेट बिजनेस था, उसको क्या करती थी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। और मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि उस समय की सिचुएशन, जैसी इंडिपेंडेंस मिली थी कंट्री को, सो गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। वो कहती थी कि जिसको जिसको प्राइवेट कंपनी या फिर बिजनेस चालू करना है, सो उन्हें सबसे पहले तो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा और हमें बहुत सारा टैक्स वैक्स पे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज, बहुत सारी चीजें थी। तो एक तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जो जो भी प्राइवेट बिजनेस खोलना चाह रहे थे। ठीक, तो जी जैसे 1991 आया, ठीक, 1991 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1991। तो डियर इस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पूरे डाटा को ऑब्जर्व किया। गवर्नमेंट ने देखा कि यार जो पब्लिक सेक्टर को ना कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर तो अभी भी उतना ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स है जिनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो बहुत ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत फायदा कर रहा है। ठीक है, हमारी जो कंट्री है उसको बहुत, उसकी इकोनॉमी को बहुत बढ़ा रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये चीज 1991 को जब उन्होंने डाटा को देखा, सर्च किया, तो उन्होंने ये पाया कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट होने के बावजूद, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर थी वो बहुत आगे बढ़ी थी बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के भी। तो जी, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि 1991 में गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चेंजेस लाया पब्लिक सेक्टर में कि पब्लिक सेक्टर की भी कुछ हेल्प हो जाए और पब्लिक सेक्टर भी कुछ आगे बढ़ पाए, राइट। तो डियर इसके बारे में मैं आप सभी को एक राज की बात बताऊं, तो ये जो चैप्टर 3 आपकी क्लास 12, ठीक है, उसमें एक बिजनेस एनवायरनमेंट में उसमें मैंने इसको बहुत डीप में समझाया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऊपर से मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ कि ये टॉपिक में करना क्या है, राइट। तो डियर हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या चीज अपनाई, ऐसी क्या क्या चेंजेस लाए पब्लिक सेक्टर के लिए जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए बेनिफिशियल था, राइट। तो डियर सबसे पहला पॉइंट है रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वायबल पीएसयू। ये पॉइंट ये कहता है, डियर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्स में हमें हमेशा पूछता है 3 या 4 मार्क्स में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इस पॉइंट में ये बता रहा है कि जितने भी पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक, तो गवर्नमेंट इसमें ये बता रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज है, जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस है, ठीक, अगर वो सुधार सकते हैं तो उनको सुधार दो, रिस्ट्रक्चर मतलब उन्हें सुधार दो। डियर आप सभी को पता नहीं होगा कि कुछ कुछ प्राइवेट कह रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर्स जो है, जहाँ कोई भी पब्लिक कंपनीज या कुछ भी, तो वो फालतू कैसी पड़े हुए हैं, ठीक, कर सकते हैं अच्छा, लेकिन ऐसी खाली पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यार जो जो ऐसी खाली पड़े हुए हैं, ठीक, जिनके इसमें हाँ पोटेंशियल है कि कुछ कर सकते हैं ऐसे बिजनेस पब्लिक सेक्टर, तो उन्हें क्या कर दो, रिस्ट्रक्चर रिवाइव पोटेंशियली वायबल पीएसयू, मतलब उन्हें एक तरीके का सपोर्ट कीजिए, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है। अब जी सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है क्लोज डाउन पीएसयू विच कैन नॉट बी रिवाइव। अब इस पॉइंट का ये मतलब है डियर, इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि यार जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो जितना भी उसको सपोर्ट कर दो, जितना भी कुछ भी कर दो, तब भी अगर चल नहीं पा रही है, अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो उनको क्या कर दो, बंद कर दो। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। अब डियर थर्ड पॉइंट का है फुल्ली प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अब तो ये आप सभी जान ही रहे होंगे, ये वर्कर्स रिलेटेड है, मतलब जो भी वर्कर्स ठीक अच्छा कर पा रहे हैं और जो अच्छा काम कर सक रहे हैं, उनको क्या करो, प्रोटेक्ट करो, ठीक, और उनको अच्छे से ज्यादा, और जिनके पास काम नहीं है उनको ज्यादा से ज्यादा काम करो। और यहाँ पर और एक चीज मुझे बतानी है कि जितने भी वर्कर्स जिनके साथ मतलब गलत होता है या कुछ भी होता है, तो उनको क्या करो, प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी कभी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कोई भी जो वर्कर्स काम करता है, तो कोई भी जगह पे काम करता है, तो कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो उन्हें इतना टॉर्चर करके काम करवाते हैं, आप पूछ नहीं सकते। तो ये पॉइंट यही कहता है कि उनके इंटरेस्ट को क्या करो, प्रोटेक्ट करो,
राइट। तो डियर ये 3 पॉइंट्स है इस टॉपिक के अंदर, ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ये अपने दिमाग में आप कैसे भी करके याद कर लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं याद करने तो कभी बोलता नहीं हूँ कुछ भी चीजों को स्टिल, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ ही जाएगा, ठीक। तो डियर इसलिए रिस्क मत लीजिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए, तीनों पॉइंट्स को गो थ्रू कर लीजिए, राइट। इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और एक साथ और एक बात मुझे बतानी है। आप सब जैसे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो आज मैं वीडियो डालूंगा, सो ये उन सब्सक्राइबर्स के लिए डियर, वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स की सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए बिजनेस स्टडीज में। तो डियर वो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, डियर बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में आ गए हो आप सभी, तो आप क्या कीजिए, बस मेरी वीडियोस या किसी की भी वीडियोस देखिए, जिससे भी आपको समझ में आ रहा है उनसे समझिए, फिर जाके क्या कीजिए, पूनम गांधी, आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूँ, पूनम गांधी आपको एक मार्केट में बुक मिलेगी, उस बुक को आप लाइए, खरीदिए, कहीं से भी जुगाड़ पानी कीजिए, क्योंकि हमारा इंडिया जो है जुगाड़ पानी में बहुत तेज होता है, तो कहीं से भी आप क्या कीजिए, बुक्स को जुगाड़ पानी कीजिए, पूनम गांधी या फिर मार्केट से खरीदिए और उसे पढ़ना चालू कर दीजिए। एनसीईआरटी में प्रीफर नहीं करूंगा क्लास 11 के लिए डियर, लेकिन ये पूनम गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको केस स्टडी हर एक चीज मिलेगी। तो मैं वो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा, रिकमेंड करना चाहूंगा, डियर प्लीज 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 मेरी वीडियोस या फिर किसी की भी वीडियोस देखिए और जाके एक बार पूनम गांधी को रीड कीजिए और उसके बाद उसके जो पीछे की जो बैक एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कीजिए, ठीक। आपको अपने आप ही रियलाइज होने लगेगा यार कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। आप जैसी पेपर, और मैं आप सभी को बता दूं कि केस स्टडी आता है ना, आप सभी को पता होगा कि केस स्टडी आता है, आप सभी अभी फर्स्ट एग्जाम होगा आपका, तो आप फैमिलियर हो गए होंगे। तो उस केस स्टडी को अगर आप मेरे मेथड, सबसे पहले एक वीडियो देखिए, किसी की भी, मेरी हो या किसी की भी, वहां से समझिए कि आखिर में उसका मतलब क्या है। सेकंड काम क्या करना है, बुक को रीडिंग करना है। थर्ड काम क्या करना है, आपको बैक एक्सरसाइज की और जहां पर केस स्टडी जितनी भी है सॉल्व करना है। उसके बाद आप ही खुद रियलाइज करने लगोगे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज को बताने से पहले मैं आप सभी को ये जानना बताना चाहता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के भी बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक। जैसे आपके भी नाम होते हैं ना, जैसे आपका नाम रोहन है तो आपका घर का भी नाम कुछ होगा, तो वैसे ही हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज सर जी के भी बहुत सारे नाम है, ठीक। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज भी कह देते हैं, इसे हम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, या फिर हमें इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, या फिर कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनीज की जगह हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी यूज कर देते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। तो डियर ये देखने से ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। तो फीचर्स को बताने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ इसके कंसेप्ट के बारे में कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज आखिर में होती क्या है, ठीक। तो डियर मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब बहुत सारा, राइट, मल्टी मतलब बहुत सारा। अब जी नेशनल मतलब आप एक कंट्री को भी इसमें रिफर कर सकते हैं, ठीक। तो जी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक से ज्यादा कंट्रियों में काम करती है। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज्यादा कंट्रियों में काम करती है, ठीक। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे शूज में नाइकी, बाटा, ठीक। इसके साथ साथ कार कंपनी में जैसे मैं आप सभी को बताऊं, फोर्ड आ जाएगी, लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, फरारी आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग आ जाएगी, सोनी आ जाएगी, बहुत सारी। तो डियर ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी बताया, ठीक, जो एग्जांपल जैसे बीएमडब्ल्यू, सैमसंग, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया, तो डियर जहां से भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, तो आप देखना कि ये जितनी भी कंपनीज मैंने आपको बताया, ये आपकी कंट्री में होगी ही, कंट्री के साथ स्टेट में भी होगी और स्टेट के साथ साथ हर सिटी में भी होगी, ठीक। सोनी की कंपनी अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हर स्टेट में होगी, अगर आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो आप देखना आपकी कंट्री में तो होगी, इवन तक हर सिटी में अवेलेबल होगी। तो डियर ये क्या होती है, ऐसी कंपनीज होती है जो एक से ज्यादा कंट्रियों में काम करती है, राइट। तो डियर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं सोनी का, क्योंकि डियर सोनी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि मेरे को लग रहा है कि सोनी से ही रिलेटेड आपको कभी एग्जाम्स में कुछ पूछ दे, इसलिए मैं सोनी का एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। तो डियर सोनी, ठीक। अब ये सोनी कंपनी आप सभी जानते हैं ये हर कंट्रियों में है, कंट्रियों छोड़ो डियर, ये हर सिटी में अवेलेबल है, चाहे आप कोई भी, आप लंदन से हो, यूएसए से हो, दुबई से हो, कहीं से भी हो, हर जगह से क्या होती है डियर, हर जगह पे ये सोनी कंपनी क्या है, अवेलेबल है, एक आपको हर जगह सोनी का शोरूम मिलेगा, है ना। तो डियर सोनी कंपनी के तो डियर जैसे मैं आप सभी को बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्रियों में क्या है,
हर सिटियों में सोनी कंपनी का शोरूम है। तो मैं कह सकता हूँ कि सोनी कंपनी के ब्रांचेस हर कंट्री में, हर सिटी में, हर स्टेट में, हर कंट्रियों में क्या है, सोनी के ब्रांचेस हैं, राइट। लेकिन डियर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनका मेन एक हेड ऑफिस होता है। जैसे सोनी का मेन हेड ऑफिस है जापान में, ठीक। ये इनका मेन हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस मतलब हेडक्वार्टर, इसे हम हेडक्वार्टर भी कहते हैं। ओहो, गलत हो गया, हेडक्वार्टर, राइट। तो डियर, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज का हमेशा एक हेड ऑफिस होता है, वो एक ही कंट्री में होता है, ठीक। जैसे सोनी का कहां पर है, जापान में हेडक्वार्टर। लेकिन इसके जो ब्रांचेस रहते हैं, आप सभी जानते हैं, आप जहां भी हो, आपके घर के आसपास एक या सोनी का शोरूम होगा, तो वो क्या ब्रांचेस है, राइट। तो समझ में आ गया कंसेप्ट। तो वैसे अगर आप लैम्बोर्गिनी का भी लो या फिर आप फोर्ड का भी लो, जैसे फोर्ड का मैं आपको बताता हूँ, फोर्ड का मेन हेडक्वार्टर यूएसए में है, ठीक। लेकिन फोर्ड का शोरूम आपको हर सिटी में मिलेगा, ठीक। जैसे सोनी का बता दिया, सैमसंग, राइट। तो ये भी सारी बहुत सारी कंपनीज होती है डियर। तो डियर, आप सभी को समझ में आ गया। तो डियर, हेडक्वार्टर हमेशा एक कंट्री में होता है, लेकिन ऐसी कंपनियों के ब्रांचेस हर सिटी में आपको मिलेंगे, ठीक। तो अब इसकी मीनिंग में जाते हैं। मीनिंग में भी मैंने यही चीज सेम लिखी है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब ऐसे बिजनेस दो या फिर दो से अधिकों कंट्रियों में चलते हैं या फिर काम करते हैं, उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया डियर बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पर मैं आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ, बहुत इजी और माइनर टर्म्स में, ठीक। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी होती है, राइट। बहुत बड़ी कंपनीज होती है डियर। जैसे मैंने आपको अभी बताया, सैमसंग, आप खुद ही सोचो यार कितनी बड़ी है, हर कंट्री में इनकी ब्रांचेस है, हर सिटी में इनकी ब्रांचेस है, तो अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी है। तो डियर, यहाँ पर एक राज की बात यह है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज के ना एसेट्स, मतलब एसेट्स, सेल और रेवेन्यू बहुत ज्यादा होते हैं। एसेट्स मतलब आप सभी जानते हैं, आप सभी कॉमर्स वाले हैं, राइट। सेल्स मतलब भी आप जानते हैं, मतलब बेचना। रेवेन्यू मतलब भी जानते हैं, रेवेन्यू मतलब मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ, रेवेन्यू मतलब एक कंपनी जब पूरे साल भर में टोटल पैसा कितना, मतलब एक कंपनी साल भर में कितना पैसा कमाती है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपनी ने इस साल में इतना रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब इतना इनकम जनरेट किया, ठीक। तो रेवेन्यू मतलब वो होता है। तो डियर, ऐसी कंपनीज के ऐसे सेल्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं आप सभी को बहुत आश्चर्य वाली चीज बताता हूँ कि डियर, मल्टीनेशनल कंपनीज के सेल्स सेल्स मतलब साल भर का टर्नओवर, ठीक, एक डेवलपिंग कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी ज्यादा होता है। समझ सकते हैं आप। अब जी देखिए, आप सभी जीडीपी जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जी यहाँ पर क्या होता है डियर, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्जरी, एक प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और टर्जरी। तो डियर, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। तो डियर, कोई कोई डेवलपिंग कंट्रीज ये जितने भी, जैसे एग्रीकल्चर फर्स्ट सेक्टर में आ गया, सेकंड सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट हो गया, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी, और थर्ड में सर्विस सेक्टर, जैसे अमेजन सर्विस देता है, तो ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक। तो डियर, इन लोग ये तीनों सेक्टर्स जितना भी सामान साल भर में बेचते हैं, ठीक, कोई भी डेवलपिंग कंट्री जितना भी सामान बेचती है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज का डियर कभी कभी ये दिखने में आता है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादा सेल्स हो जाता है, ठीक। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल होती है ये मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल्स मतलब टोटल उनका कोई भी कंपनी का टर्नओवर साल भर का कोई भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा होता है, ओके। तो डियर, अब सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, यही एग्जांपल पकड़िए, सोनी का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, लेकिन सोनी के ब्रांचेस, सोनी का शोरूम हर जगह आपको मिलेगा। तो ये इंटरनेशनल ऑपरेशन का मतलब यही है, हैज ब्रांचेस इन मैनी कंट्रीज, एक हर जगह सोनी का शोरूम है, मतलब यहाँ पर मैंने वही बात कही है, ओके। अब डियर, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब डियर, थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जी, जितने भी एमएनसी में लोग काम करते हैं, उनके एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, स्किल रहते हैं और बहुत एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं, राइट। बहुत टैलेंटेड पीपल रहते हैं, और तभी जाके इनको क्या होती है, इतनी बड़ी कंपनियों में जॉब लगती है। अब जी सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब जी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोनी के ब्रांचेस तो बहुत जगह है, लेकिन सोनी एक एक हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है। और जैसे सोनी का जापान में, इस जापान में उनका हेडक्वार्टर है, यहीं से
सोनी को ऑर्डर्स मिलता है कि कौन सा चीज क्या उन्हें करना चाहिए, मतलब इनको इनका मेन हेडक्वार्टर क्या है, एक ही जगह पे है। तो सेम चीज यहाँ पर मैंने लिखा है, सेंट्रलाइज कंट्रोल में जितने भी मल्टीनेशनल के एक्टिविटी होते हैं वो मैनेजर कंट्रोल कहाँ से होते हैं, हेडक्वार्टर से। अब जी ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब ये होता है डियर, ये मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी पावरफुल होती है कि कभी कभी क्या करती है, कुछ कुछ कंपनीज, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर कंट्री है, राइट, कोई भी कंट्री है, अगर इस कंट्री में एक एबीसी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कीजिए ये कंट्री है, यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है, ठीक, वो अपनी कंट्री में बहुत फेमस हो गई है, ठीक, फॉर सपोज कीजिए शूज की शॉप है। तो डियर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, बाहर की कंपनीज होती है, बहुत पावरफुल रहती है। तो ये क्या करते हैं, कोई कोई कंट्रीज में आके उनका जो सबसे फेमस है, उस कंट्री में जितना भी सबसे फेमस बिजनेस जो चल रहा है उसको क्या कर लेती है, खरीद लेती है, ठीक। तो डियर ये होता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब। अब जी लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब जी मल्टीनेशनल कंपनीज है यार, देख रहे हैं आप नाम से ही कितना बड़ा, मैंने आपको अभी समझाया कितनी बड़ी कंपनी होती है, इनके पास बेहतरीन पैसा होता है। तो ये क्या करते हैं डियर, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी और मशीन्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजीज और मशीन लाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो डियर यही होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का बेसिक कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको अभी पूरा बता दिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम पी का क्यूब या फिर पीपीपी या फिर P3 भी कहते हैं। अगर एग्जाम्स में कभी आपको ये तीन सिंबल्स दिखे, पी क्यूब, पीपीपी या फिर P3, तो समझ जाना कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बता रहा है, ठीक। तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप, मैं और आप, हम दोनों मिलकर एक बिजनेस चालू कर दिए, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। तो सेम चीज यहां भी है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब, जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब मिलकर काम करते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। और एक बात सुन लीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब ऐसा बिजनेस जहां पर एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर जब एक नया बिजनेस चालू करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, तो उससे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो सेम चीज यहां भी है, जब पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। सो इजी, राइट। अब यहां पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास दिल्ली मेट्रो। अब जी आप सभी को पता ना हो या फिर पता हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आज एक बात जान ले कि दिल्ली मेट्रो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर दिल्ली मेट्रो को बनाया है। एक बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ओके, तो अभी के लिए तो इतना सी मीनिंग अभी काफी है। अभी मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, उससे और डीप में जाएंगे जिससे पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला फीचर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो इजी। अब ये क्या होता है डियर, कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट का। जैसे दिल्ली मेट्रो का एक ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना कि हाँ पब्लिक और प्राइवेट हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, दिल्ली मेट्रो बनाएंगे। सेम चीज यहां कही गई है। सेकेंड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। सब्सिडी सब्सिडी का मतलब होता है डियर फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, ठीक। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, सब्सिडी का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। तो प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है डियर, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प एंड हेल्प्स टू कंट्रोल प्राइस। बहुत बेसिक सा माइनर सा कंसेप्ट अगर मैं आप सभी को बताऊं, सो डियर गवर्नमेंट, अगर दिल्ली मेट्रो बना तो डियर यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी काम किया, पब्लिक ने भी काम किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा प्रोवाइड किया, बोला कि यार तुम लोग पैसे की टेंशन मत लो, काम अच्छे से करो। और प्राइवेट सेक्टर को बोला कि तुम लोग काम अच्छे से करो। आप सभी जानते हैं, मैं अगर आप सभी से एक चीज पूछूं, रेलवे, इंडियन रेलवे कितना
है अच्छा, अच्छा है, लेकिन आज भी गंदगी बहुत है। गंदगी तो छोड़ दो, आप जानते हैं इंडियन रेलवे को संभालना अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है यार, उसे मतलब एक तरीके का बहुत अजीब सा है। ठीक, वहां पर काम करना या फिर कुछ भी करना, लेकिन आप सभी अगर मेट्रो में जाएंगे तो देखना वहां पर कितना साफ सफाई रहती है, लेकिन वहीं पर इंडियन रेलवे में रहती नहीं है। आप देख लो, कूड़ा कचरा हर जगह पड़ा रहेगा। होते हैं, मानता इम्प्रूव कर रहे हैं, बट स्टिल ये दिक्कत आती है। प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनीज में चले जाओ, प्राइवेट यहाँ भी चले जाओ, तो कितना साफ सफाई ये सारी चीजें रहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है और बोलती है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर को बोलती है कि तुम लोग काम अच्छे से करो। तो गवर्नमेंट सेम चीज यहाँ भी करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ क्या करती है, कंट्रोल प्राइस भी करती है। अब जी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाँ, जैसे कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी को अगर आप फ्री छोड़ दोगे ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर बहुत नेसेसरी, फॉर एग्जांपल जैसे आप सभी जानते हैं पानी गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, वाटर जो आप पानी पीते हैं, जो पानी आपके पास आता है वो क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में, नगर निगम जिसे आप कहते हैं। अगर यही चीज हम प्राइवेट कंपनीज को दे दे, तो वो क्या करेंगे, इसमें पैसा भी चार्ज करेंगे। चलो पैसा तो चार्ज कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा के चार्ज उस पानी को, पानी की प्राइस को इतनी बढ़ा देंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हमेशा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई भी भूखा या कुछ भी करे, इनको तो बस अपने पैसे से मतलब रहता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर यहाँ पर क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को बोलती है कि तुम लोग अपना प्राइस सामान तो बेचो, लेकिन इसके ऊपर आप प्राइस नहीं बेच सकते। अगर आपको बेचना है तो आप हमारी कंट्री से भग जाइए। तो पब्लिक सेक्टर सीधा सीधा यही बोलती है। तो फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ वो क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर का प्राइस भी कंट्रोल करती है, सीधी बात। थर्ड पॉइंट, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। अब जी रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू डिनोट्स इनकम। ठीक, ओहो, इनकम। आपके पापा अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपके पापा पर मंथ आपके पापा को सैलरी मिलती है, वो आपके पापा के लिए इनकम है। सेम चीज हर कंपनी में भी, हर कंपनी का हर कंपनी का साल भर का भी एक इनकम होता है। फॉर एग्जांपल आपके पापा की मंथली इनकम 10,000 है, वैसे हर कंपनीज की भी अपनी एक इनकम होती है पूरे साल भर की। बस फर्क ये रहता है, आपके पापा को पेमेंट मंथली मिलेगी, कंपनी का जो इनकम होता है वो साल भर का होता है। ठीक, तो रेवेन्यू यही होता है। बिजनेस की भाषा में इनकम को इनकम नहीं बोलते, हम इसे रेवेन्यू कहते हैं। तो डियर रेवेन्यू क्या होता है डियर, दोनों मिलकर, यार आप ही बताओ, आप और मैं, हम दोनों मिलकर काम करना चालू कर दिए, एक पार्टनरशिप बिजनेस चालू किए। अब प्रॉफिट आएगा तो मैं ही थोड़ी अकेले रखूंगा, रखूंगा क्या, आप बोलोगे यार चल मेरा पैसा निकाल, मेरा जितना हिस्सा है वो मुझे दे, बोलोगे ना। सेम चीज यहाँ भी होती है, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। जितना भी इनकम होता है वो क्या कर लेते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक, गवर्नमेंट और प्राइवेट आपस में शेयर कर लेते हैं। इजी है। चलिए फोर्थ पॉइंट में जाते हैं। अब जी फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, pertaining to high priority project and public welfare, राइट। अब जी ये जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत हाई प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जैसे दिल्ली प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो, अभी आपको एग्जांपल बताया, अपने आप में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ना। तो ये क्या करता है, डील इन हाई प्रोजेक्ट। मैंने सीधी सी प्यारी सी बात लिख दी है, डील इन हाई प्रोजेक्ट। आखिरी पॉइंट, प्रॉब्लम विद पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसी क्या दिक्कत आती है। तो देखते हैं, चलिए पढ़िए। मेजर पार्ट सेक्टर टेकन बाय प्राइवेट, मतलब अब जी आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं, पीपीपी ठीक है, चलो पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट लेने की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा हिस्सा प्राइवेट लेती है। देख, प्राइवेट लेती है सबसे ज्यादा हिस्सा, क्योंकि प्राइवेट क्या करती है डियर, दिन भर काम करती है उसमें।
प्राइवेट काम करेगी, प्राइवेट साफ सफाई करेगी, और जितना भी काम है वो सभी प्राइवेट करती है। गवर्नमेंट का बस काम क्या रहता है, पैसा प्रोवाइड करना और प्राइस को कंट्रोल करना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ काम प्राइवेट करती है। इसलिए क्या होता है डियर, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, प्राइवेट ज्यादा पैसा ले लेती है। ठीक, तो डियर यही था आज का आखिरी चैप्टर नहीं कह सकता, सॉरी, आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का। ठीक, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मैंने आप सभी को बता दिया है। जॉइंट वेंचर, आप देख सकते हैं मैंने यहां भी लिखा है जॉइंट वेंचर, राइट। तो ये जॉइंट वेंचर आखिर होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब दो या फिर दो से ज्यादा फर्म जब आपस में मिल जाती है, जॉइन टुगेदर, और एक नया फर्म, एक नया बिजनेस को स्टेब्लिश करती है, सो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक, मतलब जब दो या दो से अधिक बिजनेस या फिर कंपनीज मिल जाती है और एक नया बिजनेस को चालू करती है, उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। अब जी आपको एक बेसिक सा बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊं। सो जी जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया है मारुति और सुजुकी का। आपको पता नहीं होगा डियर, इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद उसमें क्या हुआ था, हमारे पास मारुति होती थी, राइट, मारुति 800, याद आया। तो डियर वैसी कार चलती थी इंडिया में, राइट। फिर जी क्या हुआ, धीरे से इंडिया मतलब मारुति को पता चला यार इंडिपेंडेंस हो गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद मारुति को पता चल गया कि बाहर से बहुत सारी कार कंपनी आने वाली है, फोर्ड आने वाली है, फिएट आने वाली है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली है। तो मारुति को क्या हो गया, थोड़ा सा डर लग गया। बोला कि मेरे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं तो बड़ी बाहर की जितनी भी कंपनीज आएंगी उनसे मैं हार जाऊंगा। तो मारुति ने क्या किया, एक जापान की कंपनी से हाथ मिला लिया। मतलब उसने क्या कर लिया, ज्वाइन टुगेदर कर लिया। मतलब मारुति ने क्या किया, जापान कंपनी के साथ मिलकर क्या कर दिया, एक मारुति सुजुकी बना ली। टू और मोर, देखिए दो कंपनी मिल गई और क्या कर दी, एक न्यू फर्म, एक न्यू कंपनी बना दी, मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी, राइट। तो डियर ये जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस होता है जब एक बिजनेस जब पावर में नहीं रहता, मतलब दोनों का मोटिव था। देखिए अब मैं आप ध्यान से बड़े सुनिएगा, मारुति को मैंने अभी बताया आपको, मारुति को क्या खतरा था, बाहर की कंपनीज आ रही थी, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट। तो मारुति ने क्या बोला, चलो यार सुजुकी से हाथ मिला लेते हैं, ठीक, और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर सुजुकी का भी पर्पस था। अब जी सुजुकी को ये भी पता था जापान की कंपनी है ये, इन्हें ये भी पता था कि यार इंडिया में मार्केट बहुत है, लोग बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट बिकेगा तो हम लोग बहुत माला माल हो जाएंगे। तो ये सुजुकी को पता चल गया था। तो सुजुकी को ये पता चला यार ये मारुति कंपनी पहले से ही इंडिया में बहुत सारा अपना नाम कमा लिया है। तो सुजुकी ने क्या किया, मारुति के साथ हाथ मिलाने के लिए एक्सेप्ट हो गया। अब इसलिए एक्सेप्ट हो गया, इसको भी पता है यार मैं मारुति को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मैं इसको टेक्नोलॉजी दूंगा, और मुझे रेपुटेशन की जरूरत है, मुझे रेपुटेशन मिल जाएगी। ठीक, तो दोनों का पर्पस आपस में क्या हो रहा था, मिल रहा था। तो दोनों ने सोचा यार चलो यार एक नया बिजनेस चालू कर देते हैं, और इन दोनों ने क्या रख दिया, मारुति सुजुकी नाम रख के एक नया बिजनेस को चालू कर लिया। और आप सभी जानते हैं आज मारुति सुजुकी क्या है, राइट। तो डियर इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है टू और मोर फर्म, दो या दो से अधिक फर्म जब मिल जाते हैं और एक नया बिजनेस को फॉर्म करते हैं मारुति सुजुकी, तो हम इसे क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं, राइट। बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको इसका फीचर्स बताता हूं, इससे आपको और डीपली मैं समझा दूंगा। रिड्यूस कंपटीशन, अभी मैंने आपको बताया मारुति को पता चल गया बाहर की कंपनी आ रही है, ठीक है। मारुति ने क्या कर लिया, सुजुकी के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है और मारुति को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं लेगी तो बाहर की कंपनी के कारण हार जाएगी, मारुति को बंद करना पड़ता। तो इसने हाथ मिला लिया और अपना कॉम्पिटिशन को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रिड्यूस रिस्क, ये भी एक तरीके का सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर और ही चीज मेरे को बतानी है, शेयर रिस्क। अब जी दोनों कंपनीज आपस में मिल गए, तो दोनों ने क्या कर लिया, अपना शेयर जितना भी रिस्क है उसको क्या कर लिया, आपस में बांट लिया, है ना। आप ही देखो, आप और आपका फ्रेंड कोई भी हो, मिलकर दोनों ने बिजनेस चालू किया, लॉस हुआ तो आप क्या करोगे, दोनों आपस में लॉस को क्या कर लोगे, बांटोगे, है ना। आपस में करोगे ना, तू भी लॉस झेल, मैं भी लॉस झेलूंगा। सेम चीज ये दोनों में क्या करते हैं, यहाँ पर रिस्क को भी शेयर करते हैं। थर्ड है प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज। अभी आपको मैंने बताया मारुति बहुत स्मॉल कंपनी थी पहले, मारुति को पता चल गया बाहर की कंपनी आ रही है, तो इसने क्या किया, सुजुकी के साथ मिलकर अपना काम को चला लिया। अब ये क्या होगी, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो ये क्या करता है डियर, जॉइंट वेंचर स्मॉल कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, जैसे इसने मारुति को प्रोटेक्ट कर लिया डूबने से, है ना। अब जी अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। अब जी हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए अभी मैंने आपको बताया मारुति सुजुकी और जापान, और ये मारुति और सुजुकी का, मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंट्री है। सुजुकी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की,
एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जिससे मारुति को फायदा हो गया। देख रहे हैं मैं आपको हर चीज एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप सभी को कितना मजा भी आ रहा है, राइट। तो डियर सेम चीज यहाँ पर जब भी दो कंपनीज मिलती है तो वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे की टेक्नोलॉजी भी शेयर कर लेती है। तो इससे क्या होता है, कंपनीज को बहुत फायदा मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है एडवांस टेक्नोलॉजी, अब बेटर कॉम्पिटेंस, मतलब सीधी बात इसका मतलब है कॉम्पिटिशन। मारुति सुजुकी को पता चल गया कि मेरा कंपटीशन बढ़ने वाला, बाकी कंपनी आने वाली, मारुति को पता चल गया पहले कि हाँ यार बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली है, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, है ना। तो कंपटीशन में दे नहीं पाऊंगा, मारुति को ये पता चल गया था। तो इसने हाथ मिला लिया, तो आज आप सभी जानते हैं कि मारुति किस पोजीशन में है, राइट। तो क्या हो गया, बेटर कॉम्पिटेंस, मतलब एक अच्छा कंपटीशन मारुति सुजुकी आज के मार्केट में दे रही है। लार्ज कैपिटल, अब जी मारुति भी उस समय एक कंपनी थी यार, कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस मारुति ने भी अपना पैसा लगाया, ठीक, कैपिटल लगाया, जापान ने भी अपना कैपिटल लगाया, दोनों का मिलके क्या हो गया, बहुत बड़ा कैपिटल हो गया। तो यही सेम चीज मैंने लिखा लार्ज कैपिटल, ठीक। तो आप समझ सकते हैं मैंने दो एक ही एग्जांपल को लेकर आपको सारी चीजें समझा दी, है ना। तो डियर इसी के साथ ये वाला टॉपिक डियर होता है खत्म। और मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी पीपल है, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो, डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने के बाद प्लीज कमेंट भी कर दीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि हम उस चीज को सुधार पाए, है ना। तो डियर और भी कोई दिक्कत हो रही हो तो जरूर कमेंट कीजिए, पढ़ूंगा, लेकिन शायद से रिप्लाई ना कर पाओ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पढ़ लूंगा, तो वही अपना में बड़ी बात है। कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली पढ़ लूंगा, है ना। तो डियर इसी के साथ मैं चलता हूं और आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।